Hello everyone, this is Shikha and you are watching e-पाठशाला। Today I am going to discuss about teaching methods। आज हम यहाँ पर जानेंगे शिक्षण विधि क्या होती है और किन किन प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं। इस वीडियो में आज हम केवल कुछ शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे और इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तब हम उसमें कुछ और नई शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षण विधि होती क्या है। पाठ्य के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी जो टीचर होता है वो जब बच्चों के सामने किसी भी चैप्टर को जब प्रस्तुत कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, कौन से तरीके अपना रहा है, कैसे अपनी बात को, अपनी ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा रहा है, उसी की शैली को ही हम शिक्षण विधि कह सकते हैं। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का प्रत्यय है। हम सभी जानते हैं कि विधि को इंग्लिश में मेथड कहते हैं। तो मेथड वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इस मेथड वर्ड का मीनिंग होता है रास्ता या फिर माध्यम, यानी कि वे या मीडियम कह सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि शिक्षण विधि का अर्थ वह विधि है जिसके माध्यम से ज्ञान को शिक्षार्थियों तक पहुंचाया जाता है। अभी मैंने कहा कि जो टीचर होता है वो बच्चों तक अपनी बात को जिस प्रकार रखता है, जिन चीजों के माध्यम से रखता है, जिस शैली के माध्यम से रखता है, उस शैली को ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। यदि शिक्षण विधि उपयुक्त और उचित प्रकार की है तो शिक्षार्थी शीघ्र और सरलतम ढंग से ग्रहण कर लेता है। जो भी ज्ञान है, अगर वो टीचर की जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मेथड है, वो अगर बच्चे को समझ में आ रहा है, वो इजी है, वो बच्चों के लिए सुटेबल है उनकी एज के अकॉर्डिंग, तो उससे शिक्षार्थी जो है बहुत जल्दी सीख लेते हैं और सरलतम ढंग से सीख लेते हैं। तो ई.बी. बेसले ने अपने शब्दों में शिक्षण विधि को डिफाइन किया है। शिक्षा में शिक्षण विधि नामक शब्द शिक्षक द्वारा पथ प्रदर्शित की हुई उन क्रियाओं की एक माला है जो छात्रों द्वारा सीखने में परिणत हो जाती है। अल्पविधि एक क्रिया ना होकर प्रक्रिया है जो किसी एक चरण से आबद्ध ना होकर अनेक चरणों द्वारा निर्मित होती है तथा इन चरणों को समन्वित रूप ही विधि को जन्म देता है। यानी ई.बी. बेसले के शब्दों में हम कह सकते हैं शिक्षा में जो शिक्षण विधि है वो एक पथ प्रदर्शित करने की एक शैली है, एक क्रियाओं की माला है जो जब छात्र उसको सीख जाते हैं वही शिक्षण विधि हमें उनके सीखने के रूप में दिखाई पड़ती है। और शिक्षण विधि कोई अल्प विधि नहीं है, ये छोटे छोटे चरणों से मिलकर बनी हुई एक बड़ी समन्वित रूप में एक विधि को बनाती है। यानी जो विधि होती है वो छोटे छोटे चरणों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हमने जान लिया शिक्षण विधि होती क्या है। सबसे पहली शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में टीचर जब भी पढ़ाता है तो बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो उसके ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यही क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि या प्रश्नोत्तर विधि। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता जो है वो सुकरात को माना जाता है, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक विद्यार्थियों से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। जब टीचर कोई चैप्टर शुरू करता है तो उस चैप्टर से बच्चों को रिलेट करने के लिए बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है और हमें बच्चों को कहां से उनको पढ़ाना शुरू करना है और कैसे उनको जोड़ना है हमारे टॉपिक से। तो जो टीचर होता है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बहुत सारे बच्चों से प्रश्न पूछता है और इसी विधि को हम प्रश्नोत्तर प्रविधि कह सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नोत्तर के द्वारा जो टीचर होता है वो बच्चों से एक संपर्क बनाता है, एक अच्छा संबंध बनाता है क्वेश्चन पूछते हुए और अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाता जाता है। तो इसी विधि को हम प्रश्नोत्तर प्रविधि कह सकते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं कुछ होनी चाहिए कि इस विधि में छात्र जो है वो सक्रिय रहते हैं। जब बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, आंसर करते हैं और टीचर भी एक्टिव रहता है। प्रश्नों की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्नों का जो क्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, और दूसरी बात सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। यानी बच्चे जो चीजें जानते हैं पहले छोटे छोटे प्रश्न, फिर उनको सरलता से हमें जटिलता की ओर ले जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि से विद्यार्थी में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है।
जब हम बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो वो सोच विचार के जवाब देने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी तार्किक शक्ति का, उनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का की क्षमता जो है वो विकसित होती जाती है। यह मनोविज्ञानों के सिद्धांतों पर आधारित है, यह विधि जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और विद्यार्थी में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है जब हम बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्न किन किन प्रकार के हम पूछ सकते होते हैं? प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति। प्रस्तावना में मतलब जब बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किसी चीज का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। विचारात्मक प्रश्न जिसमें बच्चा जो है स्वयं विचार करके बताता है, कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें बच्चा स्वयं विचार करके बताता है। तो बहुत सारे प्रश्नों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है विवरण प्रविधि। विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। तो विवरण प्रविधि, विवरण मतलब होता है किसी चीज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना। जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पाठ में बच्चों को क्या क्या चीजें, किन किन पॉइंट्स पर हमें बात करनी है, यानी चैप्टर के जो की पॉइंट्स होते हैं वो जब हम शॉर्ट में बच्चों को बताते हैं तो उसी को हम विवरण कहते हैं। तो हम पढ़ाने में जो टीचर्स होते हैं वो विवरण प्रविधि का यूज करते हैं। विवरण देने का उद्देश्य होता है छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक मानसिक चित्र बनाना, जिससे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सके। यानी हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं विवरण प्रविधि के माध्यम से। एक पॉइंट टू पॉइंट हम बच्चे के दिमाग में डालते जाते हैं विवरण प्रविधि के माध्यम से कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जिससे बच्चे के अंदर बड़ी उत्सुकता रहती है कि आज हम ये चीजें, ये नई नई चीजें हम पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना के पश्चात पाठ को विकसित करते समय पाठ से संबंधित विभिन्न स्थलों पर विशेष प्रकाश डालने के लिए विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं चैप्टर के, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को हम विवरण प्रविधि कहते हैं। शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। तो जो चैप्टर में जो चीजें कही गई हैं उसको हम लोग इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसी वजह से इसे कथन विधि कहा जाता है। और ये विधि अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि जो बच्चा चैप्टर पढ़ने वाला है, ये बात जरूरी नहीं है कि पहले उसने उन चीजों के बारे में ना पढ़ी हो, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ये विवरण प्रविधि बच्चे को अग्रसर करती है। इसके गुण क्या क्या है? तो विषय वस्तु को रोचकता, इंटरेस्टिंग बनाना, इतिहास की घटनाओं का वर्णन करने के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी शैली जो है वो शाब्दिक चित्रण उपस्थित किया जाता है। यानी जब बच्चों को विवरण दिया जाता है तो बच्चों के मन में, बच्चों के बुद्धि में एक चित्र बनता जाता है। हम जो कह रहे हैं वो बच्चे जो है वो कल्पना करते जाते हैं और उनके दिमाग में एक चित्र छपता जाता है। यह विधि बालक में एकाग्रता बनाए रखती है। जब बच्चों को हम विवरण दे रहे होते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र होकर सुनते हैं। नेक्स्ट है वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि में इस विधि के अंतर्गत किसी विषय वस्तु तथा घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई भी टॉपिक है, कोई भी घटना है, कोई भी दृश्य है, कोई नियम सिद्धांत है, उसको हम बच्चों को जब बहुत ब्रॉड वे में वर्णन करके, बहुत एक्सप्लेन करके जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे ही हम वर्णन प्रविधि कहते हैं। लेकिन इस विधि में शिक्षक जो है वो ज्यादा सक्रिय रहता है और इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो बीच बीच में रुचिपूर्ण ढंग से इस वर्णन प्रविधि को प्रस्तुत करे, अदरवाइज छात्र जो है वो सक्रिय नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम इंटरेस्टिंग चीजें उस चैप्टर में डालेंगे वर्णन करते समय तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्याख्यान प्रविधि। किसी भी विषय वस्तु का गठन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। यानी जो भी चैप्टर में जो विषय वस्तु दी गई है
उसका जो जिस तरीके से दी गई है उसी प्रकार उसका विश्लेषण करते जाना, उसको एक्सप्लेन करते जाना, उसे ही हम व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान सबसे प्रचलित तथा सबसे पुरानी विधि हम सभी जानते हैं। शिक्षक किसी विचार, तथ्य, संप्रत्यय एवं सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए व्याख्यान का सहारा लेता है। तो जब बच्चों को कोई चीज कम समझ में आ रही है तो उसको और अच्छे से, किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है, तो इस विधि का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण प्रविधि। इसमें भी हम क्या करते हैं, कोई भी विषय, वस्तु, घटना को अच्छी तरह से समझाना ही स्पष्टीकरण होता है। जो टीचर है वो बच्चों को एक एक पॉइंट, जो टॉपिक है उसके बारे में एक छोटी सी छोटी चीज को स्पष्ट करते हुए चलता है, तो इसी को हम स्पष्टीकरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कहानी कथन विधि। अब हम सभी ने सुना होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं यदि हम उनको कहानी के माध्यम से कुछ पढ़ाएं तो वो जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं। जब भी कोई अध्यापक है वो अपनी कक्षा में बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई चीज सिखाता है, कोई विषय वस्तु समझाता है, उसी को हम कहानी कथन विधि कहते हैं। इसमें जटिल कठिन अंश जो है, पाठ के जो कठिन चीजें हैं, उसको जब हम बच्चों को कहानी के रूप में उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और वो चीजें वो कभी नहीं भूलते। उनके दिमाग में ये सारा ज्ञान स्थायी हो जाता है और सरल भाषा में बच्चे आसानी से बड़ी से बड़ी चीज को छोटा करके समझ जाते हैं। तो ये विधि जो है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है और उनको सिखाने के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय होती है। इस विधि से छात्रों में सीखने के प्रति रुचि, जिज्ञासा बनी रहती है। बहुत बड़ा से बड़ा ज्ञान बच्चों को आसान भाषा में इस कहानी कथन विधि के द्वारा दिया जा सकता है। भाषा शैली जब प्रभावपूर्ण होगी अध्यापक की, तभी बच्चे कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेंगे। ये सारी इस विधि के गुण होते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण एवं अवलोकन विधि। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, निरीक्षण मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना। उस जो काम हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको जब हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, उसकी एक एक चीज को ध्यान से हम अवलोकित करते हैं, उसी को हम निरीक्षण या फिर अवलोकन विधि कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार में उसकी स्थिति को देखना ही अवलोकन कहलाता है। हम उसे अलग रूप में ये भी कह सकते हैं कि किसी कार्य व घटना का ध्यान पूर्वक अध्ययन, जब हम किसी घटना का, कार्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसको हम अवलोकन कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, चित्र या प्रयोग आदि को जब हम ध्यान पूर्वक बच्चों को देखने के लिए कहते हैं, मतलब वो उनको हम निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं। तो निरीक्षण विधि क्या होती है या अवलोकन विधि, जब बच्चों को हम जैसे सामाजिक अध्ययन के लिए ये विधि जो है सबसे उपयुक्त है। हम सामाजिक अध्ययन के थ्रू बच्चों को बहुत सारी जगहों पर ले जाकर उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। तो जब बच्चे जाएंगे, प्रकृति में जाएंगे, वो स्वयं हर चीज को ध्यान पूर्वक देखेंगे, अध्ययन करेंगे। या तो साइंस में, सोशल साइंस में ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे स्वयं जाते हैं कहीं पर और उस चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो उनका ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं इस तरीके से वो बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो इसी विधि को निरीक्षण एवं अवलोकन विधि कहते हैं। छात्रों की मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए इस विधि में समुचित अवसर मिलता है। इससे प्राप्त ज्ञान जो है बहुत अधिक स्थायी होता है और जो अवलोकन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उनके संपूर्ण ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। छात्रों में कल्पना शक्ति एवं तुलनात्मक शक्ति का विकास होता है। बाकी सारी विधियां जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 जब इसका आएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। थैंक यू।